चलिए भाई सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको बोला है कि अलग अलग हेड्स के चार्जिंग सेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़े है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? सेक्शन नंबर 56 है ना। कोई भी इनकम जो किसी हेड में टैक्सेबल नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट आईओएस में आकर टैक्सेबल होगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल है ना, बहुत सारे यहाँ पर मिसलेनियस पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे जैसे लिखे वैसे करवाता हूँ, फिर बाद में नोट से करवाता हूँ है ना। अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दी हेड है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट डू मीन बाय कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ, जो आपका की पर्सन होता है, डायरेक्टर वगैरह है, मैनेजर वगैरह है, अगर आपने उनका लाइफ इंश्योरेंस निकाला हुआ है एंड बाद में उनको पैसा मिला तो किस किस को पैसा मिलता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुकेश अंबानी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकाला विच इज कॉल्ड एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड मैच्योरिटी के बाद या एक टाइम के बाद यहाँ पर मान के चलिए मुकेश अंबानी को ही पैसा मिल गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के हेड में। अगर वो पैसा बिजनेस को मिला, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला तो है ना, तो पीजीबीपी के हेड में। एंड अगर वो पैसा है ना फैमिली को मिल गया तो वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में है ना। नहीं, वो फैमिली पेंशन अलग होता है। ठीक है, तो ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपका। ठीक है, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी के हेड में, बिजनेस को मिल गया तो पीजीबीपी, एंड अगर फैमिली को मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट, आपने अगर एफडी में पैसा डाला था, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में डाला था, तो जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा है ना, इंटरेस्ट अगर आपके बिजनेस से के रिलेशन में आप इंटरेस्ट कमा रहे हो तो पीजीबीपी के हेड में, नहीं तो फिर आईवेस है ना। फॉर एग्जांपल आपने लोन्स वगैरह वगैरह देके रखे, जैसे बैंक है, बैंक का काम ही लोन देना है, तो बैंक जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो पीजीबीपी के हेड में जाएगा। और जैसे हम लोग अगर एफडी वगैरह पर या फिर सेविंग्स पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो है ना आयुष में जाएगा। देन नेक्स्ट आपको दिया गया था है ना 56 टू 1B वगैरह, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। तो ये देखो ये सब होती है आपकी कैजुअल इनकम, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह वगैरह। तो आप ये कैजुअल इनकम जो भी कमाते हो उस पर आपको फ्लैट टैक्स देना होता है एट द रेट ऑफ 30%। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक लाख की लॉटरी की टिकट खरीदी थी और आप 10 लाख रुपए जीत गए तो आपकी इनकम कितनी होगी? अगर आपने 1 लाख की टिकट खरीदी थी एंड आप 10 लाख रुपए जीत गए मतलब लॉटरी में, तो आपकी इनकम कितनी होगी? पूरी 10 लाख। मतलब क्या आप लॉटरी के लिए कोई खर्चा माइनस कर सकते हो? आंसर इज नो। कोई भी खर्चा, कोई भी लॉसेस आप माइनस नहीं कर सकते। आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी कमाई तो आपको यहाँ पर टैक्स रेट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ है ना, फ्लैट एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, समझ आया? सो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह वगैरह, रियलिटी शोज, इसमें आप 30% पे करते हो। कोई भी खर्चे वगैरह आप माइनस नहीं कर सकते है ना। इसमें जो खासियत रहती है वो रहती है कि अगर आपको लॉटरी रिसीव्ड वगैरह दिया है तो हमने देखो यहाँ पर लिखा था कि लॉटरी का पैसा जब आपको मिलता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ना टीडीएस कट के मिलता है। ओके, एंड लॉटरी का टीडीएस का आपको मैंने यहाँ पर सेक्शंस लिखवाए थे है ना, 194B एंड डबल बी। तो मैंने आपको याद करा था बीबी के घोड़े दौड़ रहे हैं है ना, तो वो कौन सा था? हॉर्स रेस की विनिंग है ना। तो उसी के साथ लॉटरी की विनिंग आ जाएगी 194B में। ओके, तो नॉर्मली क्वेश्चंस में यही बोलता है कि आपको 30% का टीडीएस काट के दिया है क्योंकि टैक्स रेट भी वही है। लेकिन अगर सेस के साथ टीडीएस काटा है तो वो आ जाता है 31.2% है ना। इसके आने के चांसेस नहीं के बराबर है। देन ये कहाँ काम में आता है? देखिए, आपको क्वेश्चन बोलेगा लॉटरी अमाउंट रिसीव्ड इज 2,10,000, फाइंड लॉटरी इनकम है ना। लॉटरी रिसीव्ड इज 2,10,000, फाइंड लॉटरी इनकम 3 लाख। हाँ, परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो कहानी क्या होती है कि अगर आपको बोला है कि लॉटरी रिसीव्ड है, रिसीव्ड है मतलब क्या? यस, अगर आपको बोला है कि लॉटरी रिसीव्ड है, रिसीव्ड है मतलब आफ्टर टीडीएस आपको मिला हुआ है, करेक्ट। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आप 100% कमा रहे थे तो आपको 30% का टीडीएस कट के मिलता है, तो आपको मिला होगा 70%। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको कितना मिला है? 2,10,000। तो इसका मतलब आपने कुछ तो अमाउंट कमाया था, उसमें से 30% माइनस हुआ तो आपको 70% ही मिला, मतलब 2,10,000। तो इसका मतलब अगर 70% 2,10,000 के बराबर है तो 100% कितना है? तो आपको मिल जाएगा 3 लाख, या फिर सिंप्लीफाइड वर्जन 2,10,000 मिला डिवाइडेड बाय 70% है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि लॉटरी रिसीव्ड है मतलब वो टीडीएस कट करने के बाद है, तो उसको आपको डिवाइड बाय 70% करके फुल अमाउंट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बोला है कि लॉटरी इनकम है
तो फिर जो अमाउंट लिखा है वो सही लिखा है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है इतना। तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इन्होंने बोला कि लॉटरी रिसीव्ड इज 4,90,000 फाइन लॉटरी इनकम, है ना, लॉटरी रिसीव्ड इज 4,90,000 फाइन लॉटरी इनकम, तो इसमें क्या करेंगे? हाँ, तो 4,90,000 डिवाइडेड बाय 70% तो ये सिंपली आपका आ जाएगा 7 लाख, है ना। सेम फंड अप्लाई करना है। अंश नहीं, बाकी अभी नेक्स्ट मैराथन का कुछ बताया नहीं है ना, कुछ अभी मैंने अनाउंस नहीं किया है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहेंगे नेक्स्ट वाले इसमें वीक में। देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है अगर कि लॉटरी इनकम 11 लाख है तो इनकम कितनी है? 11 लाख, क्योंकि ऑलरेडी इनकम ही दिया हुआ है। करेक्ट, परफेक्ट। चलिए देन, अरे ये वाला वैसे काम का नहीं है। आपकी लॉटरी विनिंग थी 12 लाख, लॉटरी टिकट थी 1 लाख, लॉटरी इनकम इज, लॉटरी आप जीते थे 12 लाख की एंड लॉटरी का टिकट था 1 लाख, तो लॉटरी इनकम कितनी हुई? काम नहीं कर रहा है कि, है ना। देखिए, तो लॉटरी आप जीते हो 12 लाख की, लॉटरी टिकट है 1 लाख की, तो लॉटरी इनकम कितनी हुई? है ना, पूरे के पूरे 12 लाख, मतलब कोई भी आप खर्चा इसमें से माइनस नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। ओके, देखिए हमने यहाँ पर देखा था फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक P&L आपको दिया था, सेल्स 50 लाख का, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख की, लॉटरी रिसीव्ड इज 10,50,000, परचेज 20 लाख का था, प्रॉफिट था 45,50,000। ओके, फिर आपको दिया था 7 lakhs वर पेड इन कैश फॉर परचेज, फाइंड ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब आपको क्या करना है, अलग अलग हेड्स की इनकम निकाल के बताना है। तो सबसे पहले पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, और तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं उसमें, गिवन प्रॉफिट, तो गिवन प्रॉफिट रहेगा 4550। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स में कोई दिक्कत है? एग्रीकल्चर इनकम में, हाँ, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो उसको टैक्सेबल करना ही नहीं था, आपने यहाँ पर लिख कर रखा है, तो इनकम को हटाओ, है ना। इनकम को, एग्रीकल्चर इनकम को रिमूव करोगे तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर इनकम माइनस करेंगे। ठीक है, फिर लॉटरी रिसीव्ड इनकम तो होती है लेकिन आईओएस के हेड में, तो यहां से हटाना पड़ेगा, तो यहां से आप माइनस कर दोगे 10,50,000। ठीक है, हाँ, फिर 7 lakhs फॉर पेड इन कैश फॉर परचेज, तो इसका सेक्शन याद है क्या, कैश परचेजेस मोर देन रुपीज 10,000, हाँ, तो 48,3, दैट इज मोर देन रुपीज 10,000 टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। सही है, तो आप क्या करेंगे, ये खर्चा डिसअलाउ करेंगे, खर्चा हटाना मतलब प्रॉफिट, है ना, बढ़ जाएगा, तो इसको हम करेंगे एड बैक। क्या हो रहा है, आज घर में अपना स्टैच्यू बनवाऊंगी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो गिवन प्रॉफिट 4550, एग्रीकल्चर इनकम आपने हटा दिया, लॉटरी रिसीव्ड आपने हटा दिया, है ना, कैश परचेज आपने एड बैक कर दिया, तो पीजीबीपी की इनकम है 37। अब ये लॉटरी की इनकम आई उसमें दिखानी पड़ेगी, कितनी इनकम दिखाओगे, है ना, लॉटरी आपको रिसीव्ड था 10,50,000, और आईओएस में जाके इनकम दिखानी है, कितनी दिखाओगे? 15 लाख, क्योंकि ये लॉटरी रिसीव्ड है, तो लॉटरी इनकम कितनी होगी? 10,50,000 डिवाइडेड बाय 70%, तो लॉटरी इनकम है 15 लाख, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम आ जाएगा 52 लाख। ठीक है, डन है इतना। हाँ, चलिए देन अब देखिए, आपको छोटा सा पॉइंट दिया गया, कॉम्पोजिट रेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिट रेंट, है ना। हाँ, आपने बिल्डिंग के साथ जो फर्नीचर वगैरह है वो भी रेंट पे दिया हुआ है, तो अगर ये दोनों चीजें सेपरेबल थी, मतलब बिल्डिंग अलग देना पॉसिबल था, फर्नीचर अलग देना पॉसिबल था, तो बिल्डिंग का रेंट, हाउस प्रॉपर्टी, है ना, अगर सेपरेबल है तो बिल्डिंग का रेंट, हाउस प्रॉपर्टी, अदर्स का रेंट आईओएस, एंड अगर सेपरेबल नहीं था तो पूरा का पूरा आईओएस, मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि यार बिल्डिंग के साथ फर्नीचर चाहिए चाहिए, उसके बिना मैं लूंगा ही नहीं, नहीं तो रेंट पे, तो पूरा का पूरा जाएगा आईओएस में। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या फिर एनहेंस कॉम्पनसेशन, तो सरकार ने कॉम्पनसेशन देने में आपको लेट कर दिया, तो सरकार आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी, है ना, तो ये जो आपको इंटरेस्ट पे करेगी सरकार, ये आपकी इनकम होती है आईओएस के हेड में, कौन से साल में? जब एक्चुअली रिसीव होगा, है ना, जिस साल में एक्चुअली मिलेगा उस साल में टैक्सेबल होगा, और इसमें आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, है ना, 50% का, है ना, तो 50% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो चाहे वो कॉम्पनसेशन में मिले या इनहेंस कॉम्पनसेशन में मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पीवाई 25-26 इंटरेस्ट रिसीट ऑफ द करेंट ईयर इज 5 लाख, बिलोंगिंग टू पीवाई 18-19, है ना, पुराना वाला 3 लाख आज मिला है,
एंड एक्सपेंसेस ऑन लिटिगेशन, और आपने लॉयर वगैरह को हायर किया था, उसके खर्चे हुए आपके 1 लाख। तो ये 1 लाख का क्या करेंगे, ये खर्चा आप माइनस नहीं कर पाओगे। बाकी 5 और 3 लाख जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल, एंड माइनस कर देंगे इसमें से, है ना, 50% स्टैंड डिडक्शन। तो 8 लाख में से 50% गया, बचा हुआ, है ना, 4 लाख विल बी योर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, डन है इतना। चलिए, नेक्स्ट आपको दिया गया था यहाँ पर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है ना, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स आपको 3 टाइप के मिलते हैं, है ना, कौन कौन से? हेल्दी बॉयज। चलिए देखिए, है ना, यहाँ पर आपको दिया गया टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, सेक्शन है आपका 56 to 10, ये वाला सेक्शन भी आप याद रखना। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनी की। अगर आपको साल भर में पैसा मिल रहा है, लिमिट क्या है, 50,000। ये पर्सन वाइज देखना है कि एग्रीगेट देखना है, एग्रीगेट। तो अगर आपको साल भर में अलग अलग लोगों से सबसे मिलाकर जो गिफ्ट मिला है, अगर वो 50,000 रुपए तक है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, 50,000 से ऊपर गया तो फिर वो, है ना, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट वाला, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है ना, हाँ, तो मुझे बताओ कि अगर आपको किसी ने फ्रिज गिफ्ट कर दिया 1 लाख रुपए की, तो टैक्सेबल होगी कि नहीं? नहीं। किसी ने आपको आईफोन गिफ्ट कर दिया 1.5 लाख रुपए का, 1.5 lakhs, है ना, तो भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या टैक्सेबल होता है, जाड़ा, एसपी, एसबी एंड वीडीए। तो जाड़ा एसपी वही कैपिटल गेन्स में जो आपने पढ़ा था, ज्वेलरी, एनी वर्क ऑफ आर्ट, है ना, ड्राइंग्स, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। व्हाट इज एस एंड बी? शेयर्स किसी को, है ना, आप गिफ्ट कर रहे हो, या बुलियंस आपको गिफ्ट में मिल रहे हैं, बुलियन मतलब, हाँ, मेटल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, है ना, गोल्ड या सिल्वर। या फिर आपका होता है वीडीए। व्हाट इज वीडीए? वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन वगैरह, है ना, यस। तो अगर आपको ये सब चीजें गिफ्ट में मिलती है, फॉर एग्जाम्पल, इन सबकी वैल्यू मिला के और सबसे मिला के, है ना, एग्रीगेट करके 50,000 के अंदर अंदर है तो एग्जेम्प्ट है, और 50 के ऊपर गया तो फिर फुल टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। अगर आपको 60,000 का गिफ्ट मिलता है तो पूरा 60,000 हम लोग टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, डन है ना, ओके। लेकिन अगर आपने ये चीजें खरीदी है फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, गिफ्ट नहीं मिला है, सस्ते में खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल कोई गोल्ड चेन थी 1 लाख की, लेकिन आप 60,000 में लेके आए, हाँ, तो आप डिफरेंस देखेंगे कि आपने कितना सस्ता खरीदा है, कितना सस्ता खरीदा है, 40,000। तो क्या टैक्सेबिलिटी आएगी? आंसर इज नो, क्योंकि ये 50,000 के अंदर अंदर है, तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, है ना। केस नंबर 2, 1 लाख की गोल्ड चेन है, आप 30,000 में लेके आ गए, कितना सस्ता लेके आए, 70,000। तो क्या ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है? यस, तो ये 70,000 विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, डन है इतना, है ना, ओके। देन नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पर दिया गया है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले इसी में देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें, है ना। ये सारा का सारा हमने कवर किया, ये एग्जाम्पल्स हमारे हो गए, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मैंने आपको बताया। चलिए, नेक्स्ट वाला आपका आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिल गई, गिफ्ट में मिल गई, तो वहां पर भी लिमिट सेम है ना, 50,000 तक नो टैक्सेबिलिटी, उसके ऊपर गया तो फुल टैक्सेबल। अब इसमें जो हम ये 50,000 की लिमिट देखते हैं, ये एग्रीगेट देखते हैं कि प्रॉपर्टी वाइज? प्रॉपर्टी वाइज, है ना, जहां पर अलग अलग होना चाहिए था वहां पर एग्रीगेट कर दिया है, एंड जहां पर जरूरत नहीं है वहां प्रॉपर्टी वाइज किया, है ना। एक प्रॉपर्टी 50,000 की होती है क्या? नहीं ना, यूजलेस पॉइंट। सो नेक्स्ट, काम का क्या है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आप सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो फिर आप 56 to 10 में फंस सकते हो। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखिएगा। मान के चलिए कि मिस्टर ए नाम का एक बंदा है, उसने आपको एक जमीन बेची है, 90 लाख की जमीन थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लेकिन आपने उसको परचेज किया है फॉर एग्जाम्पल 70 lakhs। तो इसमें सेलर भी फंसता है क्या? है ना, हाँ। तो इस वाले केस में सेलर फंसता है, हाँ, या तो 43 CA में फंसेगा या 50C में फंसेगा। मतलब जो वो जमीन बेच रहा है, अगर उसका स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीपी में फंस जाएगा, और अगर उसका कैपिटल सेट है तो 50C में फंसेगा। ठीक है। एंड बायर अगर उसको खरीद रहा है, फॉर एग्जाम्पल 90 lakhs की चीज 70 lakhs में, तो कितना सस्ता खरीदा है? 20 लाख सस्ता खरीदा है। अच्छा, कितना अलाउड है सस्ता?
हाँ, तो 10% या फिर 50,000 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर एक और लिमिट ऐड हो जाती है ना, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। तो 10% आप सस्ता खरीदो या फिर 50,000 विच एवर इज हायर, वहां तक आप सस्ता खरीद सकते हो, है ना। मतलब अगर यहाँ तक लिमिट है, मतलब डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा डिफरेंस है तो आपके हाथ में iOS की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। जैसे आपने 90 लैक्स की चीज 70 में खरीदी, कितने का डिफरेंस है? 20 लाख। अब 10% किसका अलाउड है आपका, है ना, परचेस वैल्यू, मतलब हमारे हिसाब से। तो 70 लैक्स का 10% इज हाउ मच? 7 लाख या फिर 50,000 विच एवर इज, है ना, विच एवर इज, है ना, हायर। तो वहां तक आप क्या कर सकते थे, है ना, एग्जेम्पशन आप, मतलब वहां तक का डिफरेंस चल जाएगा। तो विच एवर इज हायर इज 7 लाख। तो 7 लाख तक अगर डिफरेंस होता तो सरकार ये वाला सेक्शन आपके ऊपर इंपोज नहीं करती। लेकिन आपका डिफरेंस 20 लाख का है, तो सरकार क्या बोलेगी, अब ये 20 लाख आपकी इनकम है अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, समझ आया? ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें भी सेम वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दो ही होती है, या तो एग्रीमेंट या तो रजिस्ट्रेशन। तो कौन सी वाली तारीख देखते हैं, एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन? हाँ, डेट ऑफ एग्रीमेंट या उसके पहले अगर आपने बैंकिंग चैनल से पे कर दिया है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपने उसके पहले पे तो किया है लेकिन कैश से पे किया है, क्रॉस चेक से किया है, बेरर चेक से किया है, तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड अगर बाद में ही पे किया है तो भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मान के चलिए कि एग्रीमेंट के दिन पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10 लाख की, रजिस्ट्रेशन की दिन पर थी 11 लाख, तो कौन सा वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे? तो डिपेंड करता है कि पेमेंट कब हुआ है और कौन से मोड से हुआ है ना। डेट ऑफ एग्रीमेंट या उसके पहले अगर आपने पे कर दिया है बैंकिंग चैनल से तो 10 लाख लेंगे, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट 11 लाख लेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल आप मुझे बताना। सेल वैल्यू मतलब हमारे लिए जो परचेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए की है। ठीक है, इसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था वो था 4,46,000, है ना। एंड हम ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो आपको बताना है कि iOS की टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। है ना, चेक कर लो एक बार कि iOS में यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, तो आपने कितना सस्ता खरीदा है, 46,000 आपका एक्चुअल डिफरेंस है। और डिफरेंस अलाउड कितना है, 4 लाख का 10% या फिर 50,000 विच एवर इज हायर। मतलब दोनों में से जो भी ज्यादा है वहां तक का डिफरेंस अलाउड है। तो 40,000 या 50,000 विच एवर इज हायर। तो 50,000 तक अगर आप सस्ता खरीदते हो तो चल जाएगा। आपने कितना सस्ता खरीदा है, 46,000, तो ये वाली टैक्सेबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, डन है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, तो ये था आपका पॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी का इनएडिक्वेट कंसीडरेशन यहाँ पर हो गया। यानी ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। हाँ, इसमें एक बार सेलर बायर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं। ठीक है, डन है इतना, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, छोटा सा पॉइंट ऐसा है कि अगर आप ये लैंड बिल्डिंग वगैरह या चीजें खरीदते हैं सस्ते में, एंड अगर आपके लिए आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये वाला सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है ना। अगर आप ये लैंड बिल्डिंग या कोई भी चीजें अगर आप सस्ते में खरीदते हैं तो आपके ऊपर, है ना, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है ना। व्हाट डू मीन बाय दिस? देखो, मान के चलिए ए नाम का एक बंदा है, उसने एक बिल्डिंग आपको बेची, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, उसने आपको सेल की 70 लैक्स में, एंड आप यहाँ पर बायर हैं, एंड आपके लिए ये बिल्डिंग आपका स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आपके लिए ये, है ना, बिजनेस यूज है, करेक्ट। तो मुझे बताओ कि जो बायर है, क्या वो iOS में फंसेगा? क्या उसके ऊपर ये 56 to 10 वाली एप्लीकेबिलिटी आएगी? है ना, तो नहीं आएगी, क्योंकि उसका तो काम ही यही है ना कि बिजनेस का स्टॉक सस्ते में खरीद के आना।
तो कभी भी अगर आप ये चीजें खरीदते हैं सस्ते में एंड आपका ये स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो फिर 56 to 10 नहीं आएगा। लेकिन सेलर फंस सकता है। हाँ, सेलर ने 30 लाख रुपए सस्ता बेचा है ना, तो हम सेल वैल्यू 1 करोड़ ही मानेंगे। कौन से वाले सेक्शन में फंसेगा? हाँ, अगर ये कैपिटल गेन्स के हेड में आ गया तो 50C, अगर उसका कैपिटल एसेट होगा तो। और अगर ये इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा तो हाँ, तो 43CA में फंसेगा, पीजीबीपी के हेड में। सही बात है। मतलब सेलर तो बाय डिफॉल्ट फंसेगा ही फंसेगा, या तो कैपिटल गेन्स या फिर, है ना, सेलर फंसेगा या तो कैपिटल गेन्स या तो पीजीबीपी। एंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसका वो स्टॉक इन ट्रेड है तो वो नहीं फंसेगा, लेकिन अगर उसने उसका एज अ कैपिटल एसेट खरीदा है तो फिर वो फंस जाएगा 56 to 10। ठीक है, समझ आया? तो सेलर अगर सस्ता बेच रहा है तो पक्का ही फंसने वाला है। बायर अगर एज अ स्टॉक खरीद रहा है उसको तो नहीं फंसेगा, एज अ कैपिटल एसेट खरीद रहा है तो फंस जाएगा। अंकिता जी यस, हो गया डन है इतना, है ना? यस, तो ये छोटा सा पॉइंट था, इसके मैंने 3-4 एग्जांपल्स आपको लिखवाए थे। फिर हमने कहा था कि गिफ्ट्स आपके लिए टैक्सेबल नहीं होते हैं अगर आपको स्पेसिफाइड इवेंट्स पर मिलते हैं या फिर स्पेसिफाइड लोगो से मिलते हैं, है ना? हाँ, तो स्पेसिफाइड इवेंट्स में हमने देखा था, है ना, मिस्टर आईडी लुथ। तो अगर आपको मिस्टर आईडी लुथ इन लोगों से या इवेंट्स पर गिफ्ट मिलता है, कितना भी मिल जाए, दिस इज नॉट टैक्सेबल। तो एम फॉर मैरिज, है ना, शादी पे 10 करोड़ का भी गिफ्ट मिल गया तो टैक्स फ्री है ना? आर से रिलेटिव, तो रिलेटिव की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव से शादी पे मिला तो ये एग्जेम्प्ट होता है क्या? नहीं, रिलेटिव से साल भर में कभी भी मिल जाए एग्जेम्पशन होगा, है ना? जरूरी नहीं कि शादी पे ही मिले, शादी पे तो किसी से भी गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा कि शादी के मौके पर आपका एम्प्लॉयर आया था और 20,000 रुपये आपको देके गया, है ना? शादी के मौके पर एम्प्लॉयर आया था और 20,000 रुपये का गिफ्ट देके गया, तो टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। शादी के मौके पर किसी से भी गिफ्ट मिल जाए बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट। ठीक है। और रिलेटिव से साल भर में कभी भी मिले, जरूरी नहीं शादी हो, लाइफ टाइम कभी भी मिले, एग्जेम्प्ट है। इनहेरिटेंस मतलब, है ना, वसीयत वगैरह में आपको मिल गया। डेथ मतलब कोई जाते जाते आपके नाम पे करके चला गया, है ना? कोई डेथ बेड पर ही था, है ना, आप जाके पैर दबाने लगे, उसने बोला कि एफ रोड आपका। रिलेटिव्स के ऊपर लिमिट 50,000। अच्छा ये वाले, नहीं नहीं कोई लिमिट नहीं, है ना, नो लिमिट, कितना भी आप यहाँ पर कर सकते हो। कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर लेकिन रहता है, 2 लाख या उससे ज्यादा आप कैश देते हो तो फंस सकते हो, ऐसा। ठीक है। देन लोकल अथॉरिटी से आपको गिफ्ट मिला है, यूनिवर्सिटी से मिला है, ट्रस्ट से मिला है एंड हॉस्पिटल से मिला है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया था, आपको यहाँ से गिफ्ट वगैरह मिल गया, तो ये सब हो जाएंगे आपके पूरे एग्जेम्प्ट। ठीक है इतना। उसके अलावा ये कोविड वाले पॉइंट्स तो, है ना, काफी पुराने, अब काम के नहीं है, है ना? उसके अलावा देखो, है ना, यहाँ पर आपको बोला था, ध्यान सुनना, कि जो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल वगैरह है, इनसे अगर गिफ्ट मिलता है तो जनरली एग्जेम्प्ट रह जाएगा, है ना? लेकिन बट इफ रिसीव फ्रॉम, है ना, किससे रिसीव हुआ है? हाँ, ये यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वगैरह के ऑथर्स या फाउंडर से, है ना, जो जिन्होंने इसको, इनके फाउंडर है। या फिर अगर ऑथर फाउंडर कोई एचयूएफ है तो उसके किसी भी मेंबर से आपको गिफ्ट मिला है, या फिर ऑथर फाउंडर के रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिला है, या फिर ऐसा कोई बंदा जिसने इन ट्रस्ट वगैरह में, है ना, हॉस्पिटल वगैरह में सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था और उनसे आपको गिफ्ट मिला। व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन? तो यहाँ पर अमेंडमेंट है इस साल, है ना? हाँ, तो ऐसा कोई बंदा जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है मोर देन 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, या फिर मोर देन 10 lakhs इन टोटल टिल डेट। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, हर स्कूल वगैरह में 1 लाख से ज्यादा का डोनेशन कर देते हो किसी भी एक साल में, या फिर हो सकता है कि आप हर साल 50-50 हजार डोनेशन करते हो, तो टोटल मिला के 10 लाख से ऊपर चला गया, तो किसी भी केस को अगर आपने यहाँ पर ब्रीच कर दिया, लिमिट को ब्रीच कर दिया, तो आपको बोला जाएगा कि आपने यहाँ पर सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। तो अगर आपको इन सब लोगों से गिफ्ट मिलता है ना, या फिर इन सब लोगों का कहीं पर किसी एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, बोले तो मिनिमम 20% का होल्डिंग था, तो आपको अगर डायरेक्ट गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनडायरेक्टली इन सब लोगों से गिफ्ट मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल रहेगा। टैक्सेबल मतलब अगेन वो 50,000 की लिमिट देखी जाएगी। समझ आया कैसे सोनू? है ना? ओके। फिर ये आपको बताते हैं कि रिलेटिव में कौन कौन आता है, तो ये हमने नोट से एक बार के लिए गो थ्रू किया था, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। शादी में 50,000 से ऊपर भी मिल गया तो भी एग्जेम्प्ट, है ना हिमांशी? yes। शादी पर कितना भी गिफ्ट मिल जाए, करोड़ों का गिफ्ट आप ले लो, आपके लिए एग्जेम्प्ट है। प्रांजल 50,000 की जगह वो 1 लाख और 10 लाख,
है ना, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन की ये लिमिट्स हैं, ये वाली। चलो देखो, देखो रिलेटिव में कौन कौन आता है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन नहीं आता है ना, कौन कौन नहीं आएगा रिलेटिव में, है ना। नाना नानी नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है, नाना नानी बाहर है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपका या आपकी जो स्पाउस है ना, उसके भी नाना नानी नहीं आएंगे। तो बेसिकली मियाँ बीवी जो है ना, दोनों के नाना नानी जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है। और कौन बाहर है, तो आपके जो सास ससुर हैं, उनके ब्रदर सिस्टर्स, है ना, ये बाहर है। उसके अलावा आपके डॉटर के बच्चे रिलेटिव की डेफिनेशन से बाहर है ना। तो वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों में, है ना, नाना नानी को हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा सास ससुर के भाई बहन, है ना, वो रिलेटिव में नहीं आएंगे। एंड डॉटर के बच्चे रिलेटिव में नहीं आएंगे, है ना। उसके अलावा मोरलेस आपको पता है वो सारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं, और उनके स्पाउस भी आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप हो, तो आपके मम्मी पापा भाई बहन रिलेटिव्स में आ जाएंगे, है ना। ओके, देन पापा के भाई इज चाचा, सिस्टर इज बुआ, तो ये भी आ जाएगी, है ना। मम्मी के भाई इज मामा, और ये, है ना, मासी, तो ये भी आ जाएंगे। देन फादर के फादर मतलब दादा दादी, है ना, दादा दादी भी रिलेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मामा रिलेटिव में कवर्ड है, तो मामी भी कवर्ड है, ठीक है। सिस्टर फॉर एग्जाम्पल कवर्ड है, तो, है ना, जीजू भी कवर्ड है। भाई कवर्ड है, तो भाभी भी कवर्ड है। तो इन सबके स्पाउस भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन चाचा का लड़का अगर गिफ्ट दे रहा है, तो वो, हाँ, मतलब वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और जो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएगा, आप हमेशा लिमिट चेक करते हो 50,000 की, और आपको कौन सा वाला गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है। डन है इतना, है ना। ओके, देन अगर आप एक एचयूएफ में रहते हैं, तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं एचयूएफ के, वो सारे के सारे आपके रिलेटिव हैं। इनसे अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो इट इज नॉट टैक्सेबल। अरे स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, अरे नहीं आएंगे, है ना। क्यों नहीं आएंगे? एडॉप्टेड बच्चे आते हैं। हिंदू लॉ में अलाउड है क्या? हिंदू लॉ में अलाउड है क्या? है ना, अलाउड नहीं है ना हिंदू लॉ में, ठीक है। मुस्लिम्स में अलाउड है, तो वो कर सकते हैं, है ना। हिंदू लॉ में अलाउड नहीं है, तो नहीं कर सकते। हमारे लिए लीगल है ना वो, वी कैन डू इट। क्या बोल रहे हो? हस्बैंड का जो बेटा है, हार्दिक पांड्या की वाइफ का जो बेटा है ना, तो वो उसका स्टेप है क्या? वो हार्दिक पांड्या का स्टेप थोड़ी है, उसका तो खुद का बच्चा है ना। उसके, एक मिनट, है ना, उसके एक्स का क्या नाम है? हार्दिक, नताशा, हाँ, ठीक है। तो नताशा ने दूसरी शादी कर ली, उसको बच्चा हुआ, तो वो हार्दिक का स्टेपसन होगा ना। ये तो उसका खुद का खून है, हाँ, तो ये एलिमिनेट हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। करंट की जो लिव इन वाला सिस्टम है, हाँ, हाँ, तो उसके लिए स्टेप है, तो हार्दिक के लिए स्टेपसन है ना। हाँ, जो अभी उसकी गर्लफ्रेंड कौन है करंट वाली? हार्दिक की करंट वाली कौन है गर्लफ्रेंड? क्या नाम है? मा माइका, मायरा, माहिका, माहिका, महिका, महिका, ठीक है, ठीक है। तो महिका का फॉर एग्जाम्पल, है ना, शादी हो चुकी होती, उसका बच्चा होता, तो उसका स्टेपसन होता। लेकिन आप अगर उसको लीगली अडॉप्ट करते हो, है ना, अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, तो फिर आपका रिलेटिव है, नहीं तो फिर वो स्टेप है, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएगा। समझ आया क्या? है ना, कोई बात नहीं, उसके फ्यूचर प्लानिंग होगी ना ये। चलो देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया है ना, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, गिफ्ट वाला ये पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ सारा का सारा। देन आपको बोला है, ध्यान सुनना, कि अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, व्हाट डू मीन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी? है ना, काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, जिसको हम, है ना, ऐसे कहते हैं, अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, और आपने अगर, आपका अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो फिर हम चेक करते हैं कि आपका इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, तो फिर वो आपकी इनकम मानी जाती है। तो देखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, सरकार आपको कहती है कि अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो,
तो आप आपके फेयर में मार्केट वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स इशू मत करना, है ना। अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, आपकी कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू शेयर का 500 रुपए, और अगर आपने उसको 600 में इशू कर दिया, तो ऊपर का जो 100 रुपए है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्योंकि नॉर्मल केस में जो शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल इनकम तो नहीं होती है ना। आपके लिए वो इक्विटी होती है, ओनर्स कैपिटल होता है जो फ्यूचर में लौटाना होता है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन कि अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो और फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा पैसा लेते हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। हाँ, तो जितना फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा आपने पैसा लिया है, हम उस पर टैक्सेबिलिटी कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसको चेक करने के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपका क्या आपका इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है। अगर हाँ, तो क्या आपका इश्यू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। अगर सिंपली ये दोनों जगह यस आता है, तो आपको इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। एक भी जगह नो आ गया तो आप इससे बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो हम कैसे चेक करते हैं क्या इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है। अगर ये नो आ गया तो सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा, कहानी खत्म। अगर ये यस आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे, क्या इश्यू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। अगर हाँ, तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, नहीं तो फिर नॉट टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए दो चार। मान के चलिए आपका इश्यू प्राइस 130 था, फेस वैल्यू 100 था, फेयर मार्केट वैल्यू 113 था, ठीक है। तो क्या ये इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से भी ज्यादा है ना। ओके, तो स्टेप नंबर 2 को चेक करेंगे, क्या इश्यू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 17 रुपए। तो 17 रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी, है ना। कंपनी को 17 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला, क्या आपका इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है। यस। क्या इश्यू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू आपका 132 है, तो आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। और आपका इश्यू प्राइस 200 है एंड फेस वैल्यू 150, तो सेम ही है। ये वाला देखते हैं, है ना। हाँ, आपका जो इश्यू प्राइस है 300 है, फेस वैल्यू 320 है, तो क्या इश्यू प्राइस इससे ज्यादा है। नहीं, तो ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। एंड लास्ट वन, क्या इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है। यस। क्या इश्यू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। यस, तो कितनी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, 300 माइनस 170, 130 रुपीज, ठीक है। डन है इतना। ओके, नेक्स्ट आपको एक्सेप्शन दिया था कि ये अबव प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है जब पैसा रिसीव करने वाला कौन है, कोई स्टार्टअप है या फिर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा मिलता है। तो मतलब आप फॉर एग्जांपल शार्क टैंक इंडिया में चले गए, वहां से आपको पैसा मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना भी पैसा मिलेगा टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट आपको बोला था टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, वैसे तो हम ये पढ़ चुके थे, है ना। डिविडेंड्स में से आप कोई खर्चे माइनस कर सकते हो क्या, तो वैसे तो नहीं, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था लोन के थ्रू एंड उस लोन पर आपका इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो, है ना। और वो इंटरेस्ट आप कितना माइनस कर सकते हो, एक्चुअल इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड का 20% विच एवर इज लोअर। तो ध्यान सुनिएगा, डिविडेंड कमाने के लिए आपका इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है तो वो आप माइनस कर सकते हो, एक्चुअल अमाउंट या फिर डिविडेंड का 20% विच एवर इज लोअर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने डिविडेंड कमाया था 80,000 रुपए का एंड लोन टेकन था 1 लाख का, जिस पर 18% का इंटरेस्ट था। तो 1 लाख का 18% इज 18,000। तो आप कितना इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, 18,000 या फिर आपके डिविडेंड का 20%। तो 80,000 का 20% इज, है ना, 16,000। तो विच एवर इज लोअर। है ना, विच एवर इज लोअर। डन है, ठीक है। तो 18,000 या फिर 16,000 विच एवर इज लोअर, तो कितना डिडक्शन ले पाओगे, 16,000। तो डिविडेंड इनकम 80,000, 16,000 आप उसमें से माइनस करोगे, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 64,000 रुपीज, ठीक है। डन है इतना, है ना। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, डिविडेंड इनकम है 1,40,000 एंड लोन पर इंटरेस्ट है 5.5% एंड कमीशन पेड है 7,000। इसमें कितना माइनस कर पाओगे, है ना। अमाउंट बताइए, इसमें कितना माइनस कर पाएंगे। तो 5 लाख का 5.5% जो भी इंटरेस्ट आया, या फिर इसका 20% इज आई थिंक 28,000 विच एवर इज लोअर। हाँ, तो 5 लाख का 5.5% इज 27,500, डिविडेंड का 20% इज 28,000, तो लोअर इज 27,500। इतना आप इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर सकते हो, ठीक है। डन है इतना। चलिए, फिर नेक्स्ट वाला आपको कॉन्सेप्ट आता है,
डीम्ड डिविडेंड, व्हाट डू मीन बाय डीम्ड डिविडेंड? हाँ, सरकार जबरदस्ती मान लेगी कि आपने डिविडेंड दिया है ना। सरकार ऐसे क्यों करती है? क्योंकि पहले कंपनीज पर एक टैक्स आता था विच वॉज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अगर कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का डिविडेंड बांटा तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था। तो कंपनी उससे बचने के लिए पैसा तो बांटती थी लोगों को, लेकिन डिविडेंड के नाम से नहीं बांटती थी ना। उनको एसेट बांट दिया, लाइबिलिटी बांट दी है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल रिफंड कर दिया, उनको लोन दे दिया, कभी वापस ही नहीं लिया। तो सरकार ने बोला कि अगर आप ऐसे सब एक्टिविटीज करते हो तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा एक दो पॉइंट इसमें टेक्निकल से आ जाते हैं। तो पहले आपको यहां पर बोला है कि 222A है ना, 222A कहता है कि अगर आपने आपके शेयर होल्डर्स को है ना एसेट्स बांटे, तो अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को एसेट्स बांटते हो, इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी चलेगा, तो जो आपने एसेट बांटे हैं उसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे। लेकिन किस लिमिट तक मानेंगे? अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। है ना, हम डीम डिविडेंड तो मानेंगे, लेकिन कहां तक मानेंगे? अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, मान के चलिए आपके पास एक बैलेंस शीट है, उसमें एसेट्स 15 लाख के हैं, शेयर कैपिटल 10 लाख की है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख के हैं। अब आपको बोला है कि 5 लाख में से आपने 3 लाख का बोनस शेयर इशू कर दिया है ना। 5 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस था, अब आपने 5 लाख में से क्या किया, 3 लाख का बोनस इशू कर दिया। तो बोनस इशू करने के बाद बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएंगे? तो ये शेयर कैपिटल 13 लाख की हो जाएगी और अब ये 2 लाख का बचेगा। ठीक है, डन है? ओके। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने 6.5 लाख रुपए के एसेट्स आपके है ना शेयर होल्डर्स को बांटे है ना, आपने 6.5 लाख के जो एसेट्स है आपके शेयर होल्डर्स को बांटे। ठीक है, तो इस केस में कितना डीम डिविडेंड मानेंगे? अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब है कि चाहे आपने कैपिटलाइज किया हो या फिर नहीं किया हो, हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हम टोटल अमाउंट यहाँ पर 5 लाख ही लेंगे। तो भले आपने 5 लाख में से 2 लाख या 3 लाख ऊपर शिफ्ट कर दिया हो, हमको मतलब नहीं है। जो आपके टोटल रिजर्व्स थे हम उससे कंपैरिजन करेंगे। तो आपके पास टोटल रिजर्व से सरप्लस कितना था? 5 लाख। एंड आपने यहाँ पर कितने के एसेट बांटे है ना? 6.5 लाख। तो हम डीम डिविडेंड तो मानेंगे, लेकिन कितना मानेंगे? अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, मतलब 5 लाख तक डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, एंड ऊपर का 1.5 लाख डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। लॉजिक क्या है कि अगर आप नॉर्मली डिविडेंड बांटते तो कितना बांट पाते थे? जितना आपका रिजर्व इन सरप्लस था 5 लाख ही बांट पाते थे ना। तो हम वहीं तक डीम डिविडेंड मानेंगे। उसके ऊपर अगर आपने एसेट्स बांटे हैं तो उसके ऊपर हम डीम डिविडेंड की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। समझ आया क्या? है ना, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने 6.5 लाख की जगह 3,80,000 के एसेट्स बांटे होते, तो पूरा 3,80,000 आपका डीम डिविडेंड होता, क्योंकि वो 5 लाख के अंदर अंदर है। तो वेदर कैपिटलाइज और नॉट का मीनिंग समझ आया आपको? क्लियर है ना? ठीक है, तो 222A में क्या होता है कि आप एसेट्स बांटते हो है ना, कोई भी शेयर होल्डर को। 222B में आप लाइबिलिटीज बांटते हो है ना। आप शेयर होल्डर्स को लाइबिलिटीज कैसे बांटोगे? जैसे फ्री में डिबेंचर्स या बॉन्ड्स दे दिए है ना, आपने उनको फ्री में डिबेंचर्स या बॉन्ड्स दे दिए, तो उनको बैठे बैठे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आपने डिबेंचर्स बॉन्ड्स किसी भी शेयर होल्डर को दे दिए, इक्विटी या प्रेफरेंस, इसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने बोनस शेयर इशू किए हैं तो वो सिर्फ, हाँ, तो इक्विटी को बांटा है तो उसमें डीम डिविडेंड नहीं आएगा, प्रेफरेंस को बाई चांस बांटा है तो ही फिर डीम डिविडेंड आएगा। ठीक है, डन है क्या? तो बोनस शेयर से प्रेफरेंस को बांटा तो ही डीम डिविडेंड में आएगा, अदरवाइज नहीं। देन 222C में हम क्या करते थे कि कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली थी, उसके जस्ट पहले पहले आपने एसेट्स बांट दिए। किसको? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा तो ही टैक्सेबिलिटी आएगी है ना, प्रेफरेंस को बांटा तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी है ना। क्योंकि देखो कंपनी जब बंद हो रही होगी तो किसको पता होगा बंद होने वाली है? इक्विटी को। तो इक्विटी ने पहले ही अपने एसेट्स निकाल लिए तो उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, 222D में अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका शेयर कैपिटल रिफंड कर देते हो तो भी उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना 222E, तो जनरली एग्जाम में इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 222E वॉज रिगार्डिंग कि अगर है ना आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो और आपके पास कोई इक्विटी शेयर होल्डर है जिसने कितना इक्विटी होल्ड किया है ना, मिनिमम 10% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा है, एंड आपने अगर उसको कुछ लोन से एडवांसेस दिए हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली,
तो जो आपने लोन से एडवांसेस दिए उसको हम बाय डिफॉल्ट डीम डिविडेंड मान लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने उसको एक दिन के लिए लोन दिया था एंड अगले दिन वापस ले लिया, तो भी डीम डिविडेंड आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक बार अगर आपने कर दिया ना, मतलब पैसा आपने दे दिया, कंडीशंस पूरी हो गई, तो फिर आप कुछ भी करो उसके बाद आपको ये आपके लिए डीम डिविडेंड माना ही जाएगा कंपलसरी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया एक बार स्क्रीन पर देखिए। आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जिसका आपकी कंपनी में कम से कम, है ना, 10% का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, या फिर ध्यान से सुनना, है ना, मिस्टर एक्स का किसी दूसरी एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और आपने उस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, मतलब आपने डायरेक्टली अगर एक्स को लोन दे दिया तो भी डीम डिविडेंड होगा, और इनडायरेक्टली अगर लोन दिया तो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप होनी चाहिए एक क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लियर है इतना? ये वाला सेक्शन किसके ऊपर नहीं लगता है ना। अगर आपका मेन काम ही यहाँ पर लोन्स एडवांसेस का है, अगर आप कोई बैंक हो, एनबीएफसी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो आपका मेन काम ही लोन देने का है, तो आप अपनी शेयर होल्डर्स को लोन दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 222 ई वाला जो पॉइंट है एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्लियर है ना। और इस सेक्शन में एक और अलग पॉइंट है कि हम यहाँ पर डीम डिविडेंड मानते हैं अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं। बाकी हर जगह पर देखा जाता था वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, और यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है और आप पहले बोनस इशू कर चुके हो, तो हम अब वो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये 2 लाख की लिमिट देखेंगे। तो अगर आपने लोन दिया है 2,40,000 का, तो डीम डिविडेंड कितना आएगा? 2 लाख का आएगा, यानी 40,000 का डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या इतना? है ना, ओके। देन आपको बोला था कि अगर किसी एंटिटी का काम ही यही है क्या, है ना, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, बैंक एनबीएफसी वगैरह, तो उसके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको दिया गया है इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। ये फैमिली पेंशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरली एक एक नंबर का आपको दिखता है ना, क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर ही कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली को पेंशन मिला हुआ है ना, उसमें भी अगर देखो कि आर्म्ड फोर्सेज हैं, है ना, महावीर चक्र, है ना, अलग अलग टाइप के गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, है ना, पुरस्कार मिले हुए थे, और उनके फैमिली को पेंशन दिया तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली फैमिली पेंशन मिला तो उसमें एक डिडक्शन मिलता है। कितना डिडक्शन मिलता है ना? हाँ, तो जितना भी पैसा मिला है उसका 1/3 या फिर 15,000 विच इज लोअर, ओल्ड रिजिम है तो, और न्यू रिजिम है तो, हाँ, जितना पैसा मिला उसका 1/3 या फिर 25,000 विच इज लोअर। तो 1/3 दोनों दोनों जगह पर कॉमन है ना। ओल्ड रिजिम में 15,000 पर ईयर एंड न्यू रिजिम में 25,000 पर ईयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए इसको। अंकिता जी, यस। प्रांजल एक ही पॉइंट में चेंज है, मैंने आपको बताया ना, जो है ना सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, सिर्फ वो। चलिए, देखिए, फैमिली पेंशन रिसीव्ड इज हाउ मच? 72,000, और डिडक्शन मिलेगा ओल्ड रिजिम में इसका, है ना, 1/3 या फिर 15,000 विच इज लोअर। तो 72,000 का 1/3 इज 24,000, या फिर 15,000 लोअर में डिडक्शन मिलेगा 15। तो 72 में से 15,000 का डिडक्शन बचा हुआ 57 टैक्सेबल। और अगर ये न्यू रिजिम है तो, है ना, तो इसका 1/3 या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर। तो 72,000 का 1/3 इज 24, तो ये लोअर आएगा, इतना आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 72 में से 24 का डिडक्शन 48 विल बी टैक्सेबल। ओके, तो ये सिंपली होता है आपका फैमिली पेंशन का फंडा। देन ये तो सैलरी के हेड का है। कीमेल इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, है ना। अमाउंट रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, तो इसको नहीं कर रहे हैं। देन देखिए 115 बीबीजे, टैक्सेशन ऑन ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग में बाय चांस पैसा जीत जाते हो, तो आपके लिए फ्लैट टैक्स रेट होता है कितने का, है ना, फ्लैट टैक्स रेट होता है आपके पास यहाँ पर 30% का। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल,
है ना, आपने इन्वेस्ट किया था 10,000 एंड आप जीत गए 8,000, तो आपकी इनकम है 8,000, इस पर आपको टैक्स देना है। कोई भी इसमें से आप डिडक्शंस माइनस नहीं कर सकते, एटीसी एटीडी वगैरह, कोई भी खर्चे वगैरह भी आप माइनस नहीं कर सकते। एंड इस केस में अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला फंडा भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपकी सैलरी इनकम 1 लाख है और आपकी लॉटरी इनकम 3 लाख है, तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मान के चलते हैं 4 लाख है, सैलरी इनकम 1 लाख है, एंड यहाँ पर ऑनलाइन मनी गेमिंग आपके पास 3 लाख है। तो क्या आप ये स्पेशल रेट वाली इनकम को यहाँ पर आके एडजस्ट कर सकते हो? तो आंसर नहीं, यानी आपको अलाउड नहीं है। ये आपने पढ़ा था कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में। ठीक है, डन है। और बाकी तो सिंपल ही फंडा है, नथिंग न्यू। फिर आपको बोला था सेक्शन 115 बीबीएच, टैक्सेबिलिटी ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो इसका मतलब अगर आप जस्ट मिनट, देखिए, तो अगर आप मान के चलिए कि बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप उसमें पैसा कमाते हैं, तो जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 30%। आप सिर्फ परचेज कॉस्ट माइनस कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, मान के चलिए कि आपने 2 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया, एक में 1 लाख का प्रॉफिट है, दूसरे में 50,000 का लॉस है, तो क्या आप ये सेट ऑफ कर सकते हो? आंसर इज नो, ये सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। उसके अलावा कोई भी खर्चा, कोई भी डिडक्शन वगैरह आप माइनस नहीं कर पाओगे, है ना। तो फ्लैट 30% का टैक्स रेट, परचेज प्राइस माइनस कर सकते हो, लेकिन कोई भी खर्चे, कोई भी लॉसेस वगैरह आप माइनस यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, डन है इतना, है ना। ओके, देन सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है क्या इसमें? सरचार्ज वाला, ठीक है। उसके पहले एक बार नोट्स पर आ जाते हैं, है ना। आईओएस के जो आपके नोट्स हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ से गो थ्रू किए थे। है ना, देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पीजीबीपी में भी आते हैं, है ना, क्योंकि पीजीबीपी एंड आईओएस दोनों के प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कोई भी इनकम अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो पा रही तो हम उसको, है ना, आईओएस में टैक्सेबल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, हाँ ध्यान सुनना, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो और आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पीएफ में पैसा डालना पड़ता है, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि आप यहाँ पर अलग अलग पैसा मत डालते बैठो, मैं आपके बिहाफ पर आपकी सैलरी से पैसा काट देता हूँ और पीएफ में जाकर जमा करवा देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पीएफ में, बोनस में, ग्रेच्युटी में। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय वाला पैसा उनके फंड्स में जाके जमा करवाए, है ना। कब तक जमा करवाना होता है? अप टू दी ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट। मतलब बोनस एक्ट का पैसा बोनस एक्ट के हिसाब से जमा हो जाना चाहिए, है ना। ग्रेच्युटी का पैसा ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से जमा हो जाना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉयर ये पैसा टाइम पर जमा नहीं करवाता है तो उसको हम एम्प्लॉयर की इनकम मान लेते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये इनकम वैसे तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी, सही है, लेकिन किसी वजह से पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो पाई तो आईओएस में आकर टैक्सेबल होगी। क्लियर है? तो बहुत सारे पीजीबीपी के ऐसे पॉइंट्स हैं जो वहां पर टैक्सेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको आईओएस में टैक्सेबल करेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी कि टिल द ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट वो जाके जमा करवा दे, कहां पर? अरे स्टिल द ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट अलग अलग फंड्स में जमा करवाए, नहीं जमा करवाया तो उसको हम एम्प्लॉयर की इनकम मान लेंगे, है ना। पीजीबीपी के हेड में नहीं हो पा रहा है तो फिर आईओएस के हेड में। देन ये बिनिंग ऑन सिक्योरिटीज, हायरिंग मशीनरी वगैरह वगैरह, दिस ऑल इज डन, है ना। एडवांस, ये एडवांस मनी फोर फीचर कैपिटल गेन्स पढ़ा था हमने, है ना, कि अगर आपने पैसा किसी का एडवांस फोरफिट कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हाँ, 1/4/2014 के पहले का है कॉस्ट में से माइनस करते थे, है ना, एंड 1/4/14 ऑनवर्ड से तो डायरेक्टली आईओएस में टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, ये सब आपको नहीं देखना है, गिफ्ट्स वाला आपका हो गया है। फैमिली पेंशन इज ऑल्सो डन, डिजिटल एसेट्स इज ऑल्सो डन, डिविडेंड्स इज ऑल्सो डन, और ये भी आपका हो गया था। देन डिडक्शंस अलाउएबल इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी मोर और लेस आप पढ़ चुके हो, डिविडेंड वाला ये हो गया था। हाँ, ये वाला एक पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज।
तो अगर आप काम करते हो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का, तो इसकी जो इनकम आती है वो है ना आईओएस के हेड में आती है, और इसके लेकर जो खर्चे हैं है ना वो भी आप माइनस कर सकते हो है ना आईओएस के हेड में ही। और अगर इसमें लॉस आ जाए तो इसमें लॉस का हम क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल सेम सोर्स से ही सेट ऑफ हो सकता है ना, दूसरे किसी सोर्स से नहीं हो सकता, एंड उसको फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर 4 ईयर्स है ना, नेक्स्ट 4 ईयर्स। देन कौन कौन से खर्चे आप माइनस नहीं कर सकते, तो वही पीजीपी वाली चीजें कि रिलेटेड पार्टी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया 48(2), कैश पेमेंट मोर देन ₹10,000 टू अ सिंगल पर्सन अ सिंगल डे 48(3), या फिर आप किसी को पेमेंट करे थे लेकिन आप टीडीएस काटना भूल गए है ना, आप टीडीएस काटना भूल गए या जमा करवाना भूल गए, तो वहां पर आपको जो है डिसअलाउंस आता था। रेसिडेंट के केस में 30%, अदर्स के केस में 100% है ना, टेम्परेरी डिसअलाउंस, परमानेंट डिसअलाउंस, याद है आपको ऐसा कुछ है ना। तो जो डिसअलाउंस आपको पीजीबीपी के हेड में होता है वो सेम डिसअलाउंस आपको यहाँ पर भी होगा। ठीक है, समझ आया सोनो? ओके, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा सरचार्ज वाले कैलकुलेशंस हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं बचा ना। चलिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें कर लेते हैं, बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट है। देखो, आपको सरचार्ज के रेट्स याद है क्या? थोड़े बहुत। चलिए सुनिए, तो सरचार्ज के रेट्स एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। हाँ देखो, अगर आप एक स्लैब वाले पर्सन हो, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, तो ओल्ड और न्यू रिजिम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। देखिए, तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज नहीं आता है ना। यस, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक की इनकम है तो 10% का सरचार्ज आता है। 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक की इनकम है तो 15% सरचार्ज आता है। 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक है तो 25% आता है। एंड 5 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है तो, हाँ, तो ओल्ड में 37 एंड न्यू में सेम 25%। तो ये सरचार्ज के रेट्स होते हैं स्लैब वाले लोगों के लिए। ठीक है, अब हम इसको आईओएस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे 112, 111A, 112A, या फिर आपका डिविडेंड इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम में ये 4 टाइप की इनकम है ना, 112 मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111A शेयर्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर आपकी डिविडेंड की इनकम, तो सरकार कहती है कि चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, आप जो मैक्सिमम सरचार्ज पे करोगे इन सब चीजों पे वो 15% करोगे है ना। इसके अलावा और कोई इनकम रही, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, तो आप उसमें बिल्कुल 25%, 37% सरचार्ज पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पे सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको हमने एक जगह पर समराइज किया था, हर एक मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था और आपको बोला था कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको फोकस ही तब करना है जब टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। देखो, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ तक है ना, सब कुछ मिला के, तो आप सोचना ही मत कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। यस, है ना, आपको दिमाग कब लगाना है, जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाती है। तो एक बार स्क्रीन पर देखना, है ना, स्क्रीन पर देखना, क्या बोले, मोदी जी की महबूबा को मनाने में कितना टाइम लगा था। अब ये आपने वो देखा क्या, इटली की जो, कौन है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मेलोनी, है ना, देखा, तो इंडियन झुमके पहन के उसने जो है ना सेल्फी डाली है, तो लोग मोदी जी को टैग कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको बोला है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है एंड आपकी टोटल इनकम में स्पेशल रेट वाली इनकम भी है, इसमें से कुछ भी है, तो ये आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। अगर ये स्पेशल रेट वाली इनकम ही नहीं है या फिर 2 करोड़ से ऊपर ही नहीं है, तो फिर आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास ये स्पेशल रेट वाली इनकम है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, तो आप क्या करो, इन सारी इनकम्स को अलग से लिख लो और इस पर सरचार्ज लगाओ, लेकिन मैक्सिमम 15%। क्योंकि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम 3 करोड़ है तो सरचार्ज कितना लगना चाहिए था, नॉर्मली नॉर्मली लगना चाहिए था 25%, लेकिन सरकार बोलती है हम आपको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, आप ये स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग कर लो और इस पर आप मैक्सिमम सरचार्ज लगाओ कितना, से 15%। ठीक है, एंड इसके अलावा जो भी इनकम रहेगी है ना, इन इनकम्स के अलावा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, आईओएस नॉर्मल वगैरह, उन सब केसेस में हम चेक करेंगे कि जो आपकी रिमेनिंग इनकम है इनको छोड़ के, अगर वो 2 करोड़ के अंदर अंदर है, अब 2 करोड़ के अंदर मतलब वो 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है,
अगर वो 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो यहाँ पर आप सरचार्ज लगाएंगे 15%। अगर रिमेनिंग इनकम 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ के बीच में है तो तो सरचार्ज लगाएंगे 25। और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो ओल्ड रिजिम है तो 37%, न्यू में तो 25 ही लगता है। ठीक है इतना, है ना? ओके। तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम करते हैं इस पर। जैसे देखो यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर देखना, इसको अभी सॉल्व मत करो। देखो पीजीवीपी 1 करोड़ है, 112 का गोल्ड 50 लाख है, एंड 112 ए 31,25,000, है ना? इस वाले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है ना? ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। टोटल इनकम कितनी है? 2 करोड़ के अंदर अंदर है, तो 2 करोड़ के अंदर वैसे ही सरचार्ज कितना आता है? 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ के बीच में 15%। तो आप 15% से ऊपर जा ही नहीं रहे हो ना, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिक्कत कब होगी? जब आप 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो और आपके पास ये स्पेशल रेट्स वाली इनकम है। जैसे यहां पर देखिए, 2 मिनट स्क्रीन पर। मान के चलिए कि आपकी सैलरी इनकम है 1.5 CR, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 40 लाख, एंड 112 ज्वेलरी नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 60 लाख, है ना? और 112 का टैक्स रेट क्या होता है? 12.5%। ठीक है, तो क्या आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो गई? है ना? ओके। तो अभी आपको क्या बोलेंगे, इस 112 को आप साइड में लो, 60 लाख को साइड में रखो, उस पर टैक्स निकाल लो 12.5% का, और सरचार्ज लगा लो कितना? 15%। अब इसको साइड में रखा और रिमेनिंग इनकम चेक करो। रिमेनिंग इनकम 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो 1.90 CR। तो इस पर आप टैक्स निकालिए। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी पे हम लोग टैक्स से निकालते हैं स्लैब के हिसाब से, तो स्लैब के हिसाब से आप टैक्स निकालिए और सरचार्ज कितना लगाएंगे? है ना? 15% लगाएंगे। एग्जाम में कैसे पता चलेगा सरचार्ज कैसे यूज करना है? रेसिडेंशियल वाले, आईओएस वाले, क्योंकि रेसिडेंशियल में तो 50 लाख से ऊपर होता है, उसमें सरचार्ज लग जाता है। प्रांजल पता नहीं आपने क्या लिखा है, पर हम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले कब कौन सा सरचार्ज लगाना है। ठीक है प्रांजल? ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, बाकी इनकम हमने देखी, है ना? बाकी जो आपकी रिमेनिंग इनकम है उस पर हमने टैक्स निकाला और 15% का सरचार्ज। एंड ये जो आपका 112 है ना, 60 लाख रुपए का, है ना? जो आपका 112 है यहाँ पर, है ना, 60 लैक्स का, इस पर आप अलग से टैक्स लगाओगे और सरचार्ज भी लगाओगे। कौन है? ठीक है, यहाँ तक डन? समझा कैसे करना है? ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में आप बताओ कि इसमें कैसे करेंगे, बताइए। ठीक है, मानव यस। नहीं, सॉल्व नहीं करना है। मुझे बताओ, सैलरी 70 है, आईओएस 20, अजय सब मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है क्या? जा रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग लिख लेंगे, है ना? 112 पर रेट क्या जाएगा? 12.5%। 112 ए पर, हाँ, तो पहले 1.25 लैक्स माइनस होगा, फिर टैक्स आएगा 12.5%, एंड 111 ए में, है ना, 20%। ठीक है, इसको अलग से आपने लिखा, टैक्स निकाला और सरचार्ज आपने लगा दिया 15% का। ठीक है, अब ये जो बची हुई इनकम है ना, 90 लाख रुपए की, इस पर सरचार्ज कितना आएगा? 15%, 10 नहीं, है ना? हाँ, तो आपकी जो रिमेनिंग इनकम है ना, ये 0 से लेकर 2 करोड़ के बीच में कितनी भी हो, बाय डिफॉल्ट 15% आएगा। उसका लॉजिक क्या है? अगर ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, है ना, 2 मिनट के लिए आपकी मान के चलो कि आपका कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था ये वाला, तो ये 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो हम सब पर 25% का सरचार्ज लगाते, यही करते ना हम, अगर ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। तो फिर भी आपको सरकार क्या बोल रही है, इसको आप अलग से साइड में रख के 15% लगाओ और फिर ये रिमेनिंग इनकम चेक करो। ठीक है, तो वैसे तो हम इस पर 25 लगाने वाले थे, पर कोई बात नहीं, 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो 15% ही लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन में ये सब नहीं होता तो फिर आप 10% का सरचार्ज लगाते, है ना, अगर ये सिर्फ इतना ही होता तो। लेकिन ये बाकियों के साथ मिलाकर ज्यादा इनकम है ना, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिखवाया है कि 0 से 2 करोड़ के बीच में कितना भी हो, फिर अगर वो 10 लाख भी होता ना तो भी हम 15% का सरचार्ज लगाते, इंस्टेड ऑफ 90 लैक्स। अगर वो 10 लाख भी होता तो भी 15% का सरचार्ज लगाते, है ना? ये देखा था आपने, कहाँ गया फ्लो चार्ट? नीचे गया क्या?
ये वाला। ठीक है, तो रिमेनिंग इनकम 2 करोड़ तक कितनी भी हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, 90 लाख हो, है ना, आपको बाय डिफॉल्ट सरचार्ज लगाना है 15% का, है ना प्रांजल, चैप्टर 2 में है ना, है ना, वहीं से तो हमने उठाई है सब। चलो डन है क्या? चलिए भाई, तो आपका iOS भी होता है समाप्त। बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, एक और चैप्टर और कर लेते हैं आज, है ना, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। निपटा ही लेते हैं यार अब। इतना किया है तो 40 मिनट और सही। धन्यवाद।